नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, जो फिज़िक्स के क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो आज का क्वेश्चन है वो है अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो हमको बताना है जो अपश्रव्य तरंगे हैं उसकी आवृत्ति कैसी होती है। ऑप्शन नंबर 1 है लेस देन 20 हर्ट्ज, यानी कि वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोर देन 20 हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओवर 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। तो साथियों, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से, यानी कि दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेस देन 20 हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम होती है। और जो एक होती है श्रव्य जिसको हम सुन सकते हैं, उसकी जो आवृत्ति होती है उसकी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच। और जो होती है एक पराश्रव्य जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, उसकी जो आवृत्ति होती है वो होती है मोर देन 20,000 हर्ट्ज। ये हो जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओवर द 20,000 हर्ट्ज। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है ध्वनि का तारतम्य जिसको बोलते हैं पिच किस पर निर्भर करता है। तो हमको बताना है जो पिच है ये किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी वेग, ऑप्शन नंबर डी आयाम। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आवृत्ति, इसका आंसर हो जाएगा। यानी पिच है वो किस पर आवृत्ति पर निर्भर करती है। और जो आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी वो होती है 1/, के टाइम जिसको बोलते हैं हम आवर्तकाल। यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 सेकंड में कंपन करने की प्रवृत्ति, यानी कि गुण। एक सेकंड में कितना कंपन हो रहा उसी को बोलते हैं हम आवृत्ति। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। तो इनका कहने का मतलब ये है जो हमारा प्रेशर है वो P1 बराबर क्या हो गया P, और P2 दे दिया इन्होंने 2 गुना कर दिया, यानी कि 2P1। अब हमको बताना है प्रेशर को 2 गुना करने पर जो हमारी ध्वनि की चाल है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमें फॉर्मूला पता है स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटे टाइम, लेकिन इस फॉर्मूले में कहीं भी प्रेशर तो है नहीं। इसका मतलब है जो चाल है वो प्रेशर पर निर्भर नहीं करती है। तो जो हमारी चाल है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है, इसका मतलब है। और इसकी स्पीड हमें दे रखी 332 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड क्या हो जाएगी सेम होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। मतलब जो ध्वनि है उससे जो शोर उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं हम प्रदूषण, इसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो ये किस में मापा जाता है, फोन में मापा जाता है या डेसिबल में, न्यूटन में या पास्कल में। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेसिबल, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण है वो डेसिबल में मापा जाता है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली यानी कि श्रिल होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़, अब हमें ऑप्शन नंबर 1 है की आवृत्ति अधिक होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा का वेग अधिक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा का आयाम अधिक होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो स्त्री की आवाज़ है उसकी जो आवृत्ति होती है वो अधिक होती है पुरुषों की अपेक्षा।
यानी कि इस तरीके से मान सकते हैं हम इस ग्राफ को। 1 सेकंड में अगर ये इस तरीके से मूव करती है, अगर ये 1 सेकंड में ज़्यादा इसकी संख्या होगी तो उसकी आवृत्ति अधिक होगी, और 1 सेकंड में कम होगी तो उसकी आवृत्ति कम होगी। यानी कि अगर ये देखें तो इसकी आवृत्ति कम है, जबकि इसकी आवृत्ति ज़्यादा है। तो इसलिए जो महिलाएं होती हैं उनकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी आवाज़ पतली होती है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वह है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 15 मीटर, ऑप्शन बी 18 मीटर, ऑप्शन सी 17 मीटर या ऑप्शन डी 12 मीटर। ये हमको बताना जो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। इसका मतलब है ये कोई हमारे पास श्रोता हो गया और ये इधर कोई परावर्तक तल हो गया, इससे ध्वनि टकराने के बाद जो सुनाई देती है वो दूरी कितनी होनी चाहिए, ये हमको बताना है। तो इसको हम देखते हैं। अब स्पीड की चाल, इसकी जो चाल होती है ध्वनि की चाल वो होती है 332 मीटर पर सेकंड, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं। और जो हमारा कान होता है उसको जो ध्वनि की प्रबलता बनी रहती है उसका जो टाइम होता है वो 1/10 सेकंड तक हमारे कान पर बनी रहती है। तो हमको बतानी है दूरी कितनी होगी। तो हमारे पास स्पीड भी है, टाइम भी है, और जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 2d। यानी कि ये मान सकते हैं अगर ये स्रोत था, अब यहाँ से इस परावर्तक तल हो गया, इस यहाँ से यहाँ गई, ये होगी d, और फिर वापस आई ये भी d, यानी कि हो जाएगी 2d। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि टकराने के बाद क्या होगी ये भी इसको देखते हैं। तो स्पीड बराबर क्या हो गया, दूरी अपॉन के टाइम। स्पीड हमें दे रखी कितनी, 332 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा 332, और d कितना हो जाएगा 2d अपॉन के 1/10। तो जब यहाँ से हम टाइम निकालते हैं, जो हम यहाँ से दूरी निकालते हैं तो दूरी हो जाएगा 332 इंटू 1/2 इंटू 1/10। तो जब हम इसको काटते हैं तो इसका जो मान आ जाएगा वो लगभग 16.6 मीटर। तो ऑप्शन में हमारे को इसमें इसके लगभग जो है ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्न में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, क्या कर दिया हमने, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जो हमारी ध्वनि की चाल है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये हमको बताना है। तो इसमें से जो ध्वनि का गुण है विस्तार होगा, या उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होगा, या तीव्रता में परिवर्तन होगा, या तरंग दैर्घ्य में। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि ये मान लीजिए ये कोई हमारे पास मीडियम था, और जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका जो मीडियम था ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया। तो इसमें जो होगी मीडियम के जो कण थे वो कम हो गए, तो उससे क्या हो जाएगी, इसकी आवृत्ति कम हो जाएगी। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा हो जाएगा विस्तार, तीसरा हो जाएगा तीव्रता, चौथा हो जाएगा आवृत्ति। तो जो दोस्त इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे भी होती हैं जो कंपन करने के, अगर मान लो कोई इस तरीके से कंपन कर रहा है तो इसके कंपन करने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में कंपन करती है, उसी को बोलते हैं हम अनुप्रस्थ तरंगे। जैसे पानी की जो ऊपरी परत होती है वो इस तरीके से लहरा के चलती है, इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। और एक होती है भूकंप की तरंगे, उसी को भी हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है,
इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? मतलब जो रेनबो होता है वो किस कारण से बनता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है अपवर्तन और परिक्षेपण, दूसरा है प्रकीर्णन और अपवर्तन, तीसरा है विवर्तन और अपवर्तन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा। प्रकीर्णन और अपवर्तन के साथ होता है एक वर्ण विक्षेपण भी होता है। कौन सा होता है? वर्ण विक्षेपण, ये भी इसी के साथ होता है। तो दोस्तों आज आपको हमारे सवाल को अच्छे लगे होंगे। हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।